तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो में। तो हम यूपीएससी का ये जो सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें आज हमारा दूसरा दिन है। इसमें हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक वैदिक युग, वैदिक काल। आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष। तो ये जो है ये स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे द्वितीय नगरीकरण का उदय भी कहा जाता है ना। द्वितीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले वैदिक काल था, तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए, उस वजह से इसे बोला जा रहा है द्वितीय। तो भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। मतलब 6ठी शताब्दी देख लीजिए कब से है। तो महाजनपद काल जो है मगध का उत्कर्ष 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में है। तो ये जो 6ठी शताब्दी थी, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा जा रहा है। और उत्तर वैदिक काल के बाद जो कृषि में क्रांतिकारी जो बदलाव आए, परिवर्तन आए, उसके आधार पर ये द्वितीय नगरीकरण का उदय माना जा रहा है इसे। तो बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या क्रांतिकारी बदलाव आए। तो उसमें है पहला, लोहे का व्यापक उपयोग हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के उपकरण जैसे कुल्हाड़ी और हलों के फाल के प्रयोग से घने जंगलों को साफ करना और गहरी जुताई करना संभव हुआ। तो आपको पता है कि लोहे का आविष्कार कैसे किए? तो कुल्हाड़ी और हल के फाल बनाए, है ना, और उनसे क्या किए, जंगलों को काटे कुल्हाड़ी से और हल के फाल से जुताई करके कृषि का जो कार्य है संपन्न हुआ। कृषि अधिशेष, अब क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर कृषि होने लगा, तो कृषि में अन्न की उत्पादकता जो है वो काफ़ी बढ़ गई। उन्नत कृषि तकनीकों और धान की रोपाई प्रणाली के कारण अनाज उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, है ना। तो अनाज जब ज़्यादा पैदा हुआ तो इसका ट्रेड भी होगा, और क्या होगा इसका, इससे लोग वहाँ आपस में बसेंगे भी। तो शहरीकरण और व्यापार भी हुआ। तो कृषि अधिशेष ने शिल्प, उद्योग, वाणिज्य को बढ़ावा दिया। वस्तु विनिमय के स्थान पर सिक्कों का प्रचलन, देखिए सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे नए शहरों का उदय हुआ। इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। बात करें तो यहाँ 16 महाजनपद का निर्माण हुआ, है ना। 16 महाजनपद निर्माण होता है, जिसमें पहला जो होता है मगध जनपद, वो सबसे शक्तिशाली होता है। इस काल में क्षेत्रीय राज्यों की अवधारणा मजबूत हुई। क्षेत्रीय राज्यों की जो अवधारणा थी वो मजबूत होती गई। कबीलाई व्यवस्था जो थी बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गई। जो कबीला पहले थे वो अब बड़े राज्यों में कन्वर्ट हो गए, जनपदों और महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। बौद्ध ग्रंथ आगुंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 बड़े राज्यों की सूची मिलती है। ये बड़े राज्य को ही महाजनपद कहा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें बौद्ध ग्रंथ की आगुंतुर निकाय में और जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र में, ये दोनों इसी से, मतलब उसमें 16 जनपदों का उल्लेख है। तो 16 जनपद में मगध एक सबसे शक्तिशाली था, जिसका राजधानी राजगीर, है ना, जिसे गिरिव्रज और बाद में फिर पाटलिपुत्र किया गया। हम आगे पढ़ेंगे कि पाटलिपुत्र किसने किया और कब किया। और बात करते हैं तो ये आधुनिक पटना और गया जिला में है। यह कालांतर में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। वैसे फिर अंग है, काशी है, कौशल है, वत्स है, चेदी है, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, अस्मक है, गांधार है और कंबोज है, वज्जी है, मल्ल है। ऐसे करके आपको ये सारा एक एक बार पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सबके बारे में एकदम डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको दिमाग में होना चाहिए कि 16 महाजनपद हैं। इसमें सबसे जो शक्तिशाली है वो कौन सा है? मगध का जो ये जनपद है सबसे शक्तिशाली है। मगध के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और बाकी तो फिर और एक अस्मक जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोदावरी नदी तट क्षेत्र पर था। यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद थी
और दूसरा अगर बात करें एक ये है वज्जी, है ना, वैशाली के पास, जहाँ यह 8 कुलों का एक शक्तिशाली संघ था जिसे विश्व का पहला सफल गणतंत्र माना जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो आप कह सकते हैं कि सब में अलग है, थोड़ा यूनिक है। तो इसमें 3 आप पढ़ लीजिए और 3 आपका इम्पॉर्टेंट है, बाकी को बस खाली रीड कर लीजिए। बात करें तो मगध के उत्कर्ष के कारण, तो मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे और मगध में ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। तो इसके पीछे 16 महाजनपदों में से केवल मगध ही एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। मुख्य परीक्षा जो मेंस के हैं दृष्टि से इसमें निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला कारण बताता है कि सामरिक और भौगोलिक स्थिति, क्या बोल रहा है, सामरिक और भौगोलिक स्थिति इसकी जो थी वो मजबूत थी। मतलब मगध की प्रारंभिक राजधानी जो राजगृह थी 5 अभेद पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ये 5 अलग अलग पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो कोई भी आक्रमण नहीं कर पाता था। बाद की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बना। पाटलिपुत्र जो एक जल दुर्ग की भांति थी, मतलब ये क्या हुआ, बीच में, है ना, नदियों के बीच में, संगम पे। कौन कौन सी नदियाँ थी, तो गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम पर स्थित थी, जिससे व्यापार और सैन्य आवाजाही सुगम हुई। तो इनमें व्यापार आवाजाही हुआ, मतलब व्यापार के लिए जहाँ व्यापार अच्छा होगा तो वहाँ अपने आप टैक्स वगैरह आता है, पैसा आता है, और पैसा आएगा तो फिर वो शक्तिशाली हो ही जाता है अपने आप, और सैन्य आवाजाही भी सुगम हो गई। दूसरा था प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि लोहा जो था उस टाइम, लोहा से ही सारा काम, क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। तो मगध जो था वो छोटा नागपुर पठार के निकट में था, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले लोहे के विशाल भंडार मिले। तो यहाँ से जो था उच्च भंडार वाले, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले जो लोहे का भंडार था, जिससे क्या हुआ कि लोगों को ईजीली, है ना, वहाँ के जो लोग थे उन्हें लोहा मिल जाता था हथियार बनाने के लिए, कृषि के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ों के कारण वहाँ जो था उन्नति बढ़ने लगा। वहाँ का जो पैसा है वो दिनों दिन, मतलब किसी भी चीज़ में आप देखिए कि टेक्नोलॉजी आएगा, कोई संसाधन रखा है तो वहाँ पैसा अपने आप आएगा। तो क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हुआ। तो गंगा के अत्यधिक उपजाऊ मैदानों में केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ कृषि उत्पादन बहुत अधिक था। शासक वर्ग किसानों से भारी कर टैक्स वसूलने में सक्षम हुए, जिससे एक बड़ी स्थायी सेना रखना मुमकिन हुआ। क्योंकि देखिए आपके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में आते रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सेना रखने में, कैसे सेना, स्थायी सेना रख पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए सेना आप रखें और आप उसको अगले महीने का वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई सेना में रहने क्यों चाहेगा, है ना। वो अपना कुछ काम करने लगेगा। और आप मान लीजिए लड़ाई नहीं भी हो रहा है और आप सेना को पैसा दे रहे हैं, तो वो सेना आपके साथ रहेगा, स्थायी सेना बनाएगा। तो चौथा इसमें जो बात हो रहा था वो सैन्य बल, हाथियों का प्रयोग। ये जो थे इन्होंने हाथियों का, सैनिक में, हाँ, सैनिकों के साथ हाथियों का भी प्रयोग किया। मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया। ये हाथी पूर्वी जंगलों से आसानी से प्राप्त हो जाते थे और किलों को तोड़ने वाले दलदली भूमि में बहुत उपयोगी थे। तो ये किलों को तोड़ देते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, और साथ ही साथ ये दलदली भूमि, जो आसपास की दलदली भूमि होती थी, उनमें भी ये काफ़ी कारगर होते थे। बात करें महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ शासक, तो इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे योग्य और आक्रामक राजाओं ने कूटनीति और वैवाहिक संबंधों, यहाँ देखिए कूटनीति भी था, वैवाहिक संबंध भी था, है ना, युद्ध नीतियों का सही संतुलन बनाकर साम्राज्य का विस्तार किया। इसमें 2 कूटनीति और वैवाहिक संबंध आप देखेंगे कि बार बार यहाँ पर देखने को प्रयोग मिलेगा। तो मगध के प्रमुख राजवंश जो थे, तो पहला जो हर्यक वंश जिसने इसकी स्थापना की थी, तो पितृहंता वंश भी इसे कहा जाता है। पितृहंता क्यों कह रहे हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो बिंबिसार, इसके जो नींव रखने वाले थे वो बिंबिसार थे। 544 से 492 ईसा पूर्व मगध का वास्तविक साम्राज्यवादी संस्थापक, ये जो था मगध का पहला वास्तविक साम्राज्यवादी संस्थापक था। उसने 3 तरफा वैवाहिक नीतियाँ, देख रहे हैं आप, 3 तरफा वैवाहिक नीतियाँ, कहाँ कहाँ, तो कौशल की राजकुमारी, वैशाली की चेलना और मद्र देश की राजकुमारी से विवाह किया, जिससे साम्राज्य सुरक्षित हुआ। उसने अंग राज्य को युद्ध में जीतकर मगध में मिला लिया, और जीतकर मगध में मिला लिया,
उससे अपने प्रसिद्ध राजवैद्य, उसने जो था प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंडप्रद्योत से मतलब के पास पीलिया के, जो उसको पीलिया हो गया था, रोग के उपचार के लिए भेजा था। तो किसे? जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने, है ना। और किसने वैवाहिक नीतियां अपनाया था, 3 तरफा वैवाहिक नीतियां? तो बिंबिसार ने। बात करें अजातशत्रु के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु क्या बोल रहा है? अजातशत्रु जो था वो 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या किया? बिंबिसार की हत्या कर दिया। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। अपने पिताजी का हत्या कर देता है। उसने वज्जी संघ वैशाली को कौशल के खिलाफ लंबे युद्ध लड़े। वज्जी संघ को पराजित करने के लिए उसने कूटनीतिज्ञ मंत्री वशकार की मदद से संघ में फूट डलवाई और युद्ध में रथ मूषल तथा महाशिलाकांटक, है ना, महाशिलाकंटक जैसे गुप्त विनाशकारी हथियारों का पहली बार प्रयोग किया। इसी के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण है 8वें वर्ष में, ये आपको इम्पोर्टेंट वाला बात है। ये किसके हुआ? अजातशत्रु के वक्त हुआ। और उसने राजगृह में, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व का जो आयोजन करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति का उसने आगमन वो करवाया, है ना, आयोजन करवाया। फिर उदयन, उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर, इसने क्या किया? गंगा और सोन नदी के संगम पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर नगर की स्थापना की, है ना, कुसुमपुर जिसको बोल रहा है, नगर की स्थापना की और मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र कौन लेके आता है? उदयन लेके आता है। फिर अब आ जाइए इसमें शिशुनाग वंश। तो पहला कौन था जो वंश चला? ये हर्यक वंश से था। फिर उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश कौन था? तो शिशुनाग था सबसे पहला। इस वंश के संस्थापक ने मगध के सबसे बड़े और पुराने प्रतिद्वंदी अवंती राज्य को पूरी तरह परास्त कर मगध साम्राज्य को हिस्सा बना लिया, जिससे 100 साल पुरानी दुश्मनी भी समाप्त हुई। तो शिशुनाग वंश क्या करता है? अवंती के राज्य को पूरी तरह परास्त कर देता है, उसको मगध अपने साम्राज्य में मिला लेता है। शिशुनाग वंश इस तरह से स्थापित हो जाता है। फिर कालाशोक, है ना, कालाशोक जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व का आयोजन करवाया। ये कब? द्वितीय बौद्ध संगति कौन? कालाशोक ने करवाया, का आयोजन करवाया, जहां बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन स्थिविर और महासांगिक हुआ, है ना। तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम विभाजन था वो यहीं से हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ, जो 383 ईसा पूर्व में था। ये 483 ईसा पूर्व और ये 383 ईसा, लगभग 100 वर्षों का यहाँ पर आपको वो मिल रहा है, गैप मिल रहा है। फिर इसके बाद आता है नंद वंश। तो महापद्मानंद, इसे इतिहास में सर्व छत्रांतक, है ना, इसे इतिहास में सर्व छत्रांतक, जिसे क्षत्रियों का नाश करने वाला कह सकते हैं, महापद्मानंद को कहा गया। और उसने उग्रसेन कहा गया है, जो पुराणों में इसे भार्गव, दूसरे परशुराम का भी अवतार माना गया है। महापद्मानंद को पुराणों में क्या कहा गया है? परशुराम का अवतार भी, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है, माना गया है। उसने चारों दिशाओं को जीतकर एक राट, है ना, सर्वराट की महान उपाधियां धारण की थी। खारवेल के, है ना, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहाँ जैन तीर्थंकर जीन की मूर्ति, देखिए जैन तीर्थंकर जीन की मूर्ति मगध ले आया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। कलिंग में, है ना, जीन की मूर्ति, है ना, जैन तीर्थंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थंकर जीन की मूर्ति कौन लेके आ गया? महापद्मानंद लेके आ जाता है ना, अपने मगध लेके आ जाता है। फिर धनानंद, इसके बाद ये धनानंद आता है। तो धनानंद क्या था? तो नंद वंश का अंतिम और क्रूर शासक। धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था और क्रूर शासक भी था। इसके पास अत्यंत विशाल सेना, क्या था सेना में इसका? तो 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी थे, जिसके डर से सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ सकी।
इसी के शासनकाल के दौरान 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। चाणक्य के अपमान और धनानंद के कुशासन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है चाणक्य के साथ मिलकर। विदेशी आक्रमण की बात करें तो ईरानी, जिसे पारसिक आक्रमण भी कहा जाता है, भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजा डेरियस प्रथम, जिसे दसायवाहु ने 516 ईसा पूर्व में किया था। उसने उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब और सिंध की क्षेत्र को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत, जिसे क्षत्रपी, बनाया। देखिए, यूपीएससी में पूछा जाता है कि इसके क्या प्रभाव हुए ईरानियों के आक्रमण से। तो बोलता है कि भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध को गति मिली। दूसरा बोलता है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ, जो ईरानी अरामेकाई लिपि से विकसित हुई थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, है ना। मौर्य काल की वास्तुकला, जैसे अशोक के एकाश्म स्तंभ और घंटी के आकार के शीर्ष पर ईरानी कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो मौर्य काल की वास्तुकला में भी इनका, ईरानों का बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। मैसेडोनिया यूनानी आक्रमण। अब मैसेडोनिया और यूनानी आक्रमण पढ़ते हैं। तो ईरान के साम्राज्य को नष्ट करने के बाद, है ना, यूनानी शासक सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार कर भारत की ओर बढ़ा। ईरान के साम्राज्य को नष्ट कर देता है। कौन कर देता है? ईरान के साम्राज्य को सिकंदर कर देता है। झेलम का युद्ध होता है। पूर्ववास पंजाब के प्रतापी राजा पोरस ने झेलम नदी के तट पर सिकंदर का डटकर मुकाबला किया। पोरस की अद्वितीय वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। सिकंदर की वापसी कैसे होती है? जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची तो सैनिकों ने आगे बढ़ने से पूरी तरह मना कर दिया। सैनिक कई वर्षों से युद्ध लड़ते हुए थक चुके थे, उन्हें गृह युद्ध का डर था और वे मगध के नंद साम्राज्य की विशाल हस्ती सेना, जिसे हाथियों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में वापस लौटते समय बेबीलोन में वीरगति को प्राप्त हुआ। सिकंदर वापस जब लौटने लगा 323 ईसा पूर्व में, तो बेबीलोन में वो मर जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। सांस्कृतिक व आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? तो इस आक्रमण के ने भारत और यूनान के बीच 4 अलग अलग जल और थल मार्गों को खोज लिया, जिससे व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए। उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी बस्तियां जैसे बुकेफला और निकया की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप भविष्य में गांधार मूर्ति कला शैली, है ना, का विकास हुआ। तो ये गांधार मूर्ति शैली कला किसके कारण हुआ? तो आप बोल सकते हो कि यूनानियों के आक्रमण का एक परिणाम था। प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो कर प्रणाली, जैसे कि कृषि उत्पादन बढ़ने से राज्य ने नियमित कर व्यवस्था लागू की। सामान्यतः जो कुल उपज का था 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाने लगा या लिया जाता था। कर वसूलने वाले मुख्य अधिकारी को भागदुख या बलि साधक कहा जाता था। तो भागदुख या बलि साधक कहा जाता था कर लेने वाले जो भी अधिकारी थे उस टाइम। अब आते हैं मौद्रिक प्रणाली पे। तो इस काल में भारत के प्राचीनतम सिक्के प्रचलन में आए, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। हाँ, ये मुख्यतः चांदी के होते थे, जिन पर प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पेड़, मछली, हाथी और अर्धचंद्र पंच की जाती थी, मतलब उस पर मुहर किए जाते थे या पंचिंग जिसे बोलते हैं। सामाजिक कानूनी संहिता, इसी काल में समाज को व्यवस्थित करने के लिए धर्म सूत्रों की रचना शुरू हुई। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों को संहिताबद्ध किया गया, जो काफ़ी हद तक
वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। तो यही है आपका, ये आपका टॉपिक हो जाता है पूरा आज, जो इम्पोर्टेंट है इसमें सारा। देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप इसको बार बार आप पढ़ सकते हैं या पेपर में कितना आप रिवाइज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इतना आप जानिए किसी भी चीज़ में, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में एकदम साफ साफ